हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिशेल फोको के बारे में। मिशेल फोको एक फ्रेंच फिलोसोफर है जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स में अपना योगदान दिया है। हम इनको एक ट्रांस डिसिप्लिनरी या फिर इंटर डिसिप्लिनरी थ्योरिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो फील्ड ऑफ स्टडी है ये बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन्स में भी हम देखते हैं। इन्होंने मेडिकल में भी अपना योगदान दिया था, मेडिकल क्लिनिक, ये सारे चीज़ों के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने नॉलेज को लेकर और पावर को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। हम बेसिकली सोशियोलॉजी में मिशेल फोको को क्यों स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी में हम बेसिकली हमारी सोसाइटी को समझने की कोशिश करती है, सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। मिशेल फोको ने हमारी सोसाइटी को किस तरीके से यहाँ पर पावर रिलेशंस है हमारी सोसाइटी में, यहाँ पर किस तरीके से पावर एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है, अलग अलग तरीके का पावर, ये सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की थी। इस वजह से हम सोशियोलॉजी में जब भी पावर रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो मिशेल फोको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट बन जाते हैं, जिन्होंने नॉलेज और पावर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस की है। इनका जो प्राइमरी फोकस था, इनका प्राइमरी फोकस ऑफ स्टडी ही था नॉलेज एंड पावर इन सोसाइटी, यानी कि हमारे सोसाइटी में पावर के ज़रिए, नॉलेज के ज़रिए किस तरीके से सोशल कंट्रोल किया जाता है, लोगों को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसके ऊपर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज किया था, इस वजह से इनको हम एक पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इनको एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इससे बाहर निकल के हुए, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि हम जिस तरीके से स्ट्रक्चरलिज्म में चीज़ों को समझते हैं उस तरीके से हमारे दुनिया में घटनाएं नहीं घटती है। ये मिशेल फोको का कहना था, इस वजह से हम इनको एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहते हैं। अब इन्होंने कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स ने पावर को देखा था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि कार्ल मार्क्स या फिर उस टाइम पीरियड के जो भी लोग पावर को जो हायरार्किकल तरीके से देखते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए ही सिर्फ पावर यूज़ करते हैं, ये जो तरीका है, इस तरीका को नकारते हुए उन्होंने कहा था कि पावर हमारे सोसाइटी में हर जगह पर है, पावर इज़ एवरीवेयर, और पावर जो है, पावर इज़ नॉलेज। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए अपने जो थ्योरीज है वो ज़्यादातर थ्योरीज दी है। हम आगे क्लास में इन सारे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में रखना होता है हमें, इन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। इनके जो पिताजी थे, इनका जो फैमिली में पिताजी, दादाजी, ये सारे लोग डॉक्टर्स थे। वो सारे चाहते थे कि मिशेल फोको भी एक डॉक्टर बने, लेकिन इन्होंने फिलोसॉफी को चुना। इन्होंने चुना था कि हम सोसाइटी में किस तरीके का प्रॉब्लम है उसको हम स्टडी करें। इस वजह से उनका पहले से ही अपने घर से लगाव थोड़ा कम था, और उनके घर में उनके साथ लोगों का मतभेद बहुत ज़्यादा था। ये जो चीज़ें हैं ये हम उनके लाइफ पीरियड में भी देखते हैं। इन्होंने अपना माइंडसेट में बहुत सारे चीज़ें अलग तरीके से डेवलप की थी। ये जो इंसान है, इन्होंने इनका मेड्स, सेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और प्रिजनर्स के प्रति इनका बहुत ज़्यादा सिंपैथी था। अब इनका ये जो सिंपैथी है किस तरीके से डेवलप हुआ था, ये बेसिकली एक ड्रग एडिक्ट बन चुके थे एक टाइम पर, जिसके वजह से वो एक होमोसेक्सुअल भी बन चुके थे। इसके वजह से हम देखते हैं कि इनको मेडिकल कैंप्स में ले जाया जा रहा था। इन्होंने अपने आप को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट भी लिए थे, जिसके वजह से इनको एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत थी। उन्होंने ये सारे फेजेस से गुजरते हुए अपने लाइफ को देखा था। इन्होंने बहुत सारे टाइम अपने आप को बेड पे देखा था, यानी कि जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेटे हुए देखा था, और साथ साथ वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको भी उन्होंने एनालाइज किया था। इसके रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज डेवलप की थी। इस वजह से इनका जो लाइफ था ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप था, और ये जब अपने लाइफ के अंत में थे तो
इनका मौत भी एड्स के वजह से ही हुआ था। एड्स के इसलिए नहीं कि ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ये एक होमोसेक्सुअल थे जिसके वजह से ये गे क्लब्स में भी जाते थे। इस तरीके से अपने लाइफ को डेवलप करने के हिसाब से इनको एड्स हो गया था और इनका डेथ एड्स की वजह से हो गया था। इस वजह से हम देख सकते हैं कि इनका जो थॉट प्रोसेस है ये थोड़ा अलग तरीके का होगा और इनका जो सोसाइटी को देखने का नज़रिया है ये भी थोड़ा अलग लेवल का है। इन्होंने पावर को समझने के लिए इसको माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर के हिसाब से समझने की कोशिश की थी, यानी कि पावर जो है ये एक पॉलिटिकल चीज़ है, ये माइक्रोपॉलिटिक्स यानी कि हर जगह पर हमें पावर दिखती है, इस हिसाब से इन्होंने हमारी सोसाइटी को समझने की कोशिश की थी। हम आगे क्लासेस में पूरी उनकी जो भी चीज़ें हैं ये सारे चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं मिशेल फोको का मेजर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इनका जो नाम है ये मिशेल फोको है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होते हैं। बहुत सारे लोग इसको माइकल फोकोल्ट भी कहते हैं, किसी भी तरीके से आप प्रोनाउंस करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है वो है मिशेल फोको। अब देखते हैं मिशेल फोको का मेजर कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन सी चीज़ों के ऊपर, कौन से डायमेंशंस के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर जो भी टर्म्स है ये सारे चीज़ें MCQ बेस्ड, यानी कि खासकर UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सारे जो की टर्म्स है ये आप लोगों को बाय हार्ट कर लेना होगा और इनको अच्छी तरीके से याद करके ही जाना होगा। और आप अगर ये सारे टर्म्स याद कर लोगे तो आपको इनका जो थ्योरीज है ये समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे नए टर्म्स भी देखने वाले हो, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर चीज़ें बहुत सिंपल है, मैंने नोट्स भी एकदम सिंपली आप लोगों को रेडी करके दिया है। तो चलिए अब मिशेल फोको का मेजर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मिशेल फोको एक पोस्ट मॉडर्निस्ट है, या फिर इनको हम एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं। इन्होंने माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने खासकर हमारे सोसाइटल लेवल पे पावर और नॉलेज का जो रिलेशन है इसको समझने की कोशिश की थी। ये दोनों किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, पावर और नॉलेज हमारे सोसाइटी में प्रीवियस टाइम पीरियड से आजकल जो पावर और नॉलेज है इसको किस स्टेप से हम समझ सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने कहा था पावर इज़ नॉलेज, यानी कि जो लोग पावर में होते हैं उनके पास ही वो लोग जिस तरीके से नॉलेज को शेप करना चाहते हैं उसी तरीके से शेप करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग पावर इज़ नॉलेज को नॉलेज इज़ पावर के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स थोड़ा अलग है। नॉलेज इज़ पावर ये कॉन्सेप्ट किसी और इंसान ने दिया है, लेकिन मिशेल फोको का जो कॉन्सेप्ट है वो है पावर इज़ नॉलेज। मिशेल फोको ने कहा था कि पावर इज़ एवरीवेयर, यानी कि हमारे हर जगह पर हमें पावर दिखती है। यहाँ पर दिखने की बात नहीं है, इसके साथ हम हर जगह पर पावर कुछ ना कुछ पावर एक्सरसाइज करते ही है। ये छोटा लेवल पे भी हो सकता है, बड़ा लेवल पे भी हो सकता है। इस वजह से उन्होंने इनका जो पावर का कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर। फिर इन्होंने पॉलिटिक्स को, यानी कि पावर का जो पॉलिटिक्स है इसको दो हिस्सों में बांटा था। एक है बॉडी पॉलिटिक्स और दूसरा है बायो पॉलिटिक्स। ये जो बॉडी पॉलिटिक्स है ये एक माइक्रो लेवल का पॉलिटिक्स है, यानी कि पावर को लेके आपका जो बॉडी है, आपके बॉडी को जब कंट्रोल किया जाता है तब इस पॉलिटिक्स को कहा जाता है बॉडी पॉलिटिक्स। यानी कि आपको काम करवाया जाता है, आपसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से चीज़ें करवाए जाते हैं, आप वही काम करते हो जो आपका जो लॉर्ड होता है या फिर जो भी फॉर्डल लॉर्ड है उनके हिसाब से आप काम करते हो। ये होता है आपका बॉडी पॉलिटिक्स। और दूसरा है जो बहुत ही और भी डेंजरस है वो है बायो पॉलिटिक्स। यहाँ पर आपके बायोलॉजी को भी कंट्रोल किया जाता है। आप किस तरीके से रहेंगे, आपका कंट्रोल, पूरी की पूरी जो लाइफ है इस पूरी लाइफ को कंट्रोल किया जाता है, उसको कहा जाता है बायोपॉलिटिक्स। इन्होंने 3 तरीके का पावर के बारे में बात की है। एक है सोवरेन पावर, डिसिप्लिनरी पावर और बायो पावर। ये जो पावर्स है ये हम आगे क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इन्होंने पावर रिलेशन को समझने के लिए 2 तरीकों से
इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी। पहले उन्होंने जो मेथड यूज़ किया था वो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यानी कि आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरान तत्व है, उन तत्वों का यूज़ करते हुए उन्होंने नॉलेज रिलेशन को समझने की कोशिश की थी और इसके द्वारा ही उन्होंने पावर को डिस्क्राइब किया था। फिर उन्होंने अपने लाइफ में आगे जाकर जीनियोलॉजी ऑफ पावर को अपनाया था, यानी कि पहले उन्होंने आर्कियोलॉजी यूज़ करके पावर को समझा था, फिर उन्होंने जीनियोलॉजी में अपने आप को शिफ्ट करते हुए जीनियोलॉजी को यूज़ करते हुए पावर को समझा था। अब जीनियोलॉजी बेसिकली है क्या? जीनियोलॉजी यानी कि वंशक्रम, यानी कि वंश के द्वारा जिस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, हमारा इनहेरिटेंस सिस्टम यानी कि डिसेंट जो है वो लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से उन्होंने नॉलेज को भी समझा था कि किस तरीके से हमारा डिसेंट से हमें नॉलेज मिलता है, डिसेंट से हमें पावर मिलता है। फिर उन्होंने बात की थी डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में। डिस्कोर्स जो वर्ड है ये मिशेल फोको के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए डिस्कोर्स किसका कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग मिशेल फोको ही टिक करना। यहाँ पर मिशेल फोको को भी फादर ऑफ डिस्कोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। इस वजह से डिस्कोर्स जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिशेल फोको के लिए। डिस्कोर्स यानी कि हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हमारा एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को स्टडी करते हुए ही हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है, ये हम आगे क्लास में देखेंगे। फिर है एपिस्टेम। एपिस्टेम जो है, एपिस्टेम है फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारा नॉलेज का फ्रेमवर्क क्या है। हम जब भी डिस्कोर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो एपिस्टेम यूज़ करके, यानी कि हम जिस फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज में रह रहे हैं उसको समझते हुए ही हम डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं। फिर उन्होंने गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही पहली बार दिया है। यहाँ पर आर्ट ऑफ गवर्नेंस की बात की जाती है, यानी कि किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगा, लोगों को किस तरीके से कंट्रोल करेगा, इसके बारे में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया है। इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। फिर उन्होंने पैनोप्टिकॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। पैनोप्टिकॉन या फिर इसको पैनोप्टिसिज्म भी कह सकते हैं हम। ये जो टर्म है, ये टर्म ओरिजिनली है जेरेमी बेंथम का, लेकिन इसको मिशेल फोको ने भी अपने काम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये पैनोप्टिकन बेसिकली एक जेल मॉडल है जहाँ पर लोगों को बीच में एक टावर के ज़रिए सारे लोगों को देखा जाता है और सारे लोग इस तरीके से सोचते हैं कि उनको हर किसी को देखा जा रहा है, नज़र रखी जा रही है, और वो सारे लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं। उन्होंने डिसिप्लिन ऑफ पनिशमेंट बुक में ये चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। यानी कि उन्होंने एक सर्विलेंस सोसाइटी के बारे में बात की थी कि हमें अगर सोसाइटी में कंट्रोल लाना है, लोगों को अगर डिसिप्लिन बनाना है, तो हमें एक सर्विलेंस सोसाइटी का निजात करना होगा जहाँ पर हर किसी को कोई देखकर कंट्रोल कर सकता है। उनका जो काम है, उनका काम ज़्यादातर मैडनेस, सेक्सुअलिटी और मेडिकल फील्ड में है। यानी कि वो जो मैड लोग हैं, यानी कि पागल लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करते थे। उन्होंने सेक्सुअलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया था। मैंने पहले भी बताया है कि वो एक होमोसेक्सुअल है, इस वजह से उनका सेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा हटके है बाकी लोगों के साथ। फिर इनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है मेडिकल गेज। अब मेडिकल गेज क्या है? मेडिकल गेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम जब भी कोई डॉक्टर जब एक पेशेंट को ट्रीट करता है, वो किस तरीके से ट्रीट करता है? वो ट्रीट करता है, वो जो रोगी है वो बेड पे लेटे हुए ही होता है। उस टाइम पीरियड पे डॉक्टर देखकर उसको समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करके उसको ट्रीटमेंट देता है। इसको ही कहा जाता है मेडिकल गेज। यानी कि वो अपने लाइफ हिस्टोरी के बारे में नहीं देखता है कि वो पेशेंट प्रीवियसली क्या था, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। वो बेसिकली उस टाइम पीरियड पे वो जो पेशेंट है उसको देखकर ही ट्रीटमेंट करता है। इसको ही कहा जाता है मेडिकल गेज। ये मेडिकल गेज का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर जो भी टर्म्स है वो सारे टर्म्स मिशेल फोको के रिलेटेड है, और एमसीक्यू बेस्ड में ये सारे टर्म्स अगर आपको दिखे तो आप मिशेल फोको ही टिक करना, क्योंकि ये मिशेल फोको एक अलग तरीके का थिंकर है। इनका बहुत सारे अलग टर्म्स है जो बाकी थिंकर्स में हम नहीं देखते हैं।
अब देखते हैं मिशेल फोको का इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। मिशेल फोको ने बहुत सारे बुक्स लिखी है, लेकिन इनका जो बुक्स है, इनके बुक्स के साथ साथ इनका जो सबटाइटल है ये भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में इस सबटाइटल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो भी बुक्स है ये बेसिकली उनके की टर्म्स भी है, इस वजह से इसे हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। अब इनका जो पहला बुक है वो है मेंटल क्लिनिक एंड साइकोलॉजी। इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया था, इन्होंने मेंटल इलनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया था कि लोग मेंटली किस तरीके से रहते हैं। फिर इनका जो काम है वो है मैडनेस एंड इंसेनिटी। ये जो चीज़ है ये उनका पीएचडी का थीसिस था, ये भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशेल फोको का पीएचडी का थीसिस कौन सा था। वो है मैडनेस एंड इंसेनिटी। यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन द क्लासिकल एज के बारे में स्टडी की थी। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मैडनेस यानी कि यहाँ पर क्लिनिक के बारे में ही वहाँ पर स्टडी की गई है। फिर है इनका काम मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द बार्थ ऑफ क्लिनिक। बार्थ ऑफ क्लिनिक में उन्होंने एन मेडिकल परसेप्शन के ऊपर काम किया था। उन्होंने इसका जो सबटाइटल है वो दिया था एन आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन। ये आर्कियोलॉजी वर्ड बार बार हम उनके कॉन्सेप्ट में ज़रूर देखेंगे, आगे भी देखेंगे। फिर है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, एन आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये एक कॉन्सेप्ट भी है, साथ साथ इनका बुक का नाम भी है। फिर है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द बार्थ ऑफ द प्रिजन। यहाँ पर उन्होंने सर्वेलेंस सोसाइटी के बारे में बात की थी, किस तरीके से लोगों को डिसिप्लिन में रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसी बुक में लिखी थी। फिर उनका बुक है द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो बुक है इसका 4 वॉल्यूम है। यहाँ पर यूजीसी नेट में ये इनका जो वॉल्यूम्स है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से ये जो 4 वॉल्यूम है इसको भी आप लोगों को क्रोनोलॉजिकली याद रखना होगा। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पहला है, द व्हील ऑफ नॉलेज, फिर द यूज ऑफ प्लेजर, द केयर ऑफ सेल्फ और द कॉन्फेशंस ऑफ द फ्लैश। यहाँ पर जो भी बुक है सारे बुक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनके बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर आप लोग थोड़ा ईयर भी याद रखने की थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में बुक्स को क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए भी पूछा जाता है। अब देखते हैं इनके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है इनका पावर। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ज़्यादातर टाइम पावर के ऊपर ही डिस्कस करते हुए बिताया था कि किस तरीके से सोसाइटल लेवल पे हमारा पावर काम करता है। इन्होंने बेसिकली पावर को हमारे नॉलेज के साथ जुड़ा था। इन्होंने पावर और नॉलेज को समझने की कोशिश की थी। हमारी सोसाइटी में किस तरीके से नॉलेज क्रिएट होता है, किस तरीके से इसको हम फिर से रिक्रिएट करते हैं, ये सारे चीज़ें किस तरीके से होती है, इन्होंने पावर के द्वारा इसको समझाया था। उन्होंने कहा था कि पावर इज़ नॉलेज, यानी कि हमारा जो नॉलेज है ये, इसको पावर के साथ रिलेट करते हुए कहा था कि जो पावर है, जिसके पास भी पावर है हमारे सोसाइटी में, वो नॉलेज को शेप करता है। वो जिस तरीके से सोसाइटी को समझाने की कोशिश करता है उसी तरीके से हमारा सोसाइटी का नॉलेज हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि पावर इज़ एवरीवेयर, यानी कि हमारा सोसाइटी में पावर हर जगह पर है। ये इसलिए नहीं है कि हम हर चीज़ में पावर देखते हैं, लेकिन ये इस वजह से है क्योंकि पावर हर जगह से आता है, यानी कि इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर। इस वजह से पावर इज एवरीवेयर। मिशेल फोको ने हमारा जो ट्रेडिशनल पावर का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया था, यानी कि इन्होंने जो कॉन्वेंशनल थ्योरीज है पावर के रिलेटेड, जो हॉब्स या फिर कार्ल मार्क्स ने दिए हैं, इसको उन्होंने चैलेंज किया था। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? उन्होंने बेसिकली कहा था कि हमारा सोसाइटी में 2 क्लास है, एक है हमारा बुर्जुआ, एक है प्रोलेटेरिएट। एक दूसरे के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है और दूसरे को कंट्रोल करता है। लेकिन मिशेल फोको इससे थोड़ा हट जाते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा जो पावर है सिर्फ ये प्योरली रिप्रेसिव और सेंट्रलाइज्ड नहीं है, यानी कि इसको हम एक सेंटर में नहीं रख सकते हैं। ये जो पावर है ये बेसिकली हमें हर जगह पर मिलता है। उन्होंने इसको समझाते हुए डिसिप्लिनरी पावर की बात की थी कि ये जो डिसिप्लिनरी पावर है ये हमें सिर्फ कंट्रोल नहीं करता है,
लेकिन ये हमें एक प्रोडक्टिव वे में भी हमें यूज़ करने की बात करता है। यानी कि हमारा जो काम है इसको हम एक प्रोडक्टिव वे में लेते हैं, हम अच्छी तरीके से अपना जो नॉलेज है या फिर जो काम है ये सारे काम करते हैं। यहाँ पर लोग डेडिकेटेड होते हैं किसी भी काम करने के लिए डिसिप्लिनरी पावर के वजह से, यानी कि उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए डिसिप्लिनरी पावर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम प्रीवियस टाइम पीरियड के कार्ल मार्क्स की नोशन ऑफ पावर की बात करें तो वहाँ पर पावर को एक बुरी तरीके से देखा गया था, पावर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन मिशेल फोको ने कभी भी पावर को क्रिटिसाइज नहीं किया था, ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। उन्होंने कभी भी पावर को क्रिटिसाइज नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि पावर एक प्रोडक्टिव फोर्स है। अब देखते हैं मिशेल फोको का जो पावर का कॉन्सेप्ट है इसको हम किस तरीके से समराइज कर सकते हैं। हम 3 तरीके से इनके पावर को समझ सकते हैं। एक है पावर एज प्रोडक्टिव, फिर डिस्कोर्स एंड नॉलेज, और पावर एज यूबिक्विटस एंड रिलेशनल। अब पावर एज प्रोडक्टिव यानी कि मिशेल फोको ने कहा था कि पावर कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्रीवियस थिंकर्स कह रहे थे कि पावर एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मिशेल फोको कह रहे थे कि पावर इज प्रोडक्टिव। यानी कि अगर हमें सोसाइटी में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें पावर यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर हमें सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है, तो हमें पावर को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है। इस वजह से उन्होंने कहा कि पावर एक प्रोडक्टिव फोर्स है जो हमें सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में चीज़ों को और बेहतर करने के लिए पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इन्होंने पावर को समझाते हुए डिस्कोर्स एंड नॉलेज के बारे में बात की थी। डिस्कोर्स यानी कि हमारा एक टाइम पीरियड पे किस तरीके का नॉलेज है लोगों के पास, लोग किस थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, उस टाइम पे क्या पॉपुलर डिस्कोर्स है, यानी कि कौन सी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना होगा। उन्होंने इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था किंग वाज ए मोनोपोली ओवर पावर इन ए डिस्कोर्स, यानी कि किंग का जो पावर है, हम सारे जानते हैं कि जो प्रीवियस टाइम पे जो भी किंग थे उनके पास सारे पावर था। ये पावर किस वजह से था? उनका कहना था कि ये बेसिकली डिस्कोर्स के वजह से था। यानी कि वहाँ के उस टाइम पीरियड के जो भी लोग थे वो यही बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो किंग है उसके पास ही सारे पावर है, वो जैसा कहेगा उसी तरीके से हमें चलना होगा। ये बेसिकली वहाँ के लोग कह रहे थे। वहाँ पर पॉपुलर जो डिस्कोर्स था वो किंग को लेके वो था किंग हैज़ ए मोनोपोली ओवर पावर, यानी कि किंग के पास ही सारे पावर है। ये सारे लोग मान रहे थे, यानी कि लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके से बन रहा था, और आजकल का जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। फिर उन्होंने कहा था पावर एज यूबिक्विटस एंड रिलेशनल, यानी कि पावर जो है रिलेशनल है। यहाँ पर हम सोशल इंटरेक्शन में किस तरीके से चीज़ें घटनाएं घटती है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर हम चीज़ों को इंटर रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं फोकस ट्रायंगल ऑफ पावर, यानी कि मिशेल फोको ने 3 मेन टाइप्स ऑफ पावर के बारे में बात की थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि मिशेल फोको ने सिर्फ ये 3 टाइप ऑफ पावर के बारे में नहीं बात की थी, उन्होंने और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ पावर के बारे में बात की थी। लेकिन ये जो 3 टाइप्स है ये उनका मेन टाइप्स ऑफ पावर है, इसको हमें याद रखना होता है। और इन्होंने ये जो पावर्स है इनको एक बुक में नहीं लिखा था, इन्होंने अलग अलग बुक्स में लिखा था ये सारे पावर के बारे में। और ये सारे जो पावर है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक पावर अगर होगा तो दूसरा पावर यहाँ पर नहीं आ सकता है, नहीं, यहाँ पर 2 पावर एक साथ ओवरलैप भी कर सकता है, 3 पावर भी एक साथ ओवरलैप कर सकता है। इस वजह से हमें सिर्फ पावर को समझना है, और ये एक इंटर रिलेटेड पावर का सिस्टम है। मिशेल फोको ने बेसिकली 3 टाइप ऑफ पावर की बात की थी, 3 मेन टाइप्स ऑफ पावर। पहला है सोवेरियन पावर, डिसिप्लिनरी पावर और बायो पावर। सोवेरियन पावर जो है ये हमारा ट्रेडिशनल पावर का सिस्टम है, जो हमारा एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है हमारे लिए, वो जो कहता है उसी तरीके से हम काम करते हैं। अब सोवेरियन पावर में किस तरीके से हमें काम करवाया जाता था या फिर पावर किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता था, यहाँ पर हमारे लिए फिजिकल पनिशमेंट होते थे और रिवार्ड होते थे। यानी कि अगर हम किंग की बात करें, किंग का जो सिस्टम था उस टाइम पे हम देखते हैं कि अगर आप
राजा की बात नहीं माने तो आपको फिजिकली पनिश किया जाता है। अगर आप राजा की बात आज्ञा माने या फिर उसके हिसाब से काम करें तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता था। यानी कि सोवेरियन पावर में ये जो पावर का जो एक्सरसाइज है यहाँ पर फिजिकल पनिशमेंट और रिवॉर्ड के द्वारा किया जाता है। फिर है हमारा डिसिप्लिनरी पावर। डिसिप्लिनरी पावर में बेसिकली हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए ये पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। सोवेरियन पावर से थोड़ा और बेहतर है हमारा डिसिप्लिनरी पावर। यहाँ पर हमारे ऊपर फिजिकली पनिश नहीं किया जाता है, यहाँ पर बेसिकली हमें देखा जाता है, सर्वेलियंस के द्वारा हमें कंट्रोल किया जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि एक पेनोप्टिकन का जो सिस्टम है जहाँ पर जेल में चारों तरफ बिल्डिंग्स है और बीच में एक टावर है। टावर से एक जो इंसान है वो सारे लोगों को देखता था, वो कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है इस तरीके से देखता था। इस वजह से वहाँ पर जेल के जो भी लोग हैं वो सारे लोग समझते थे कि अरे ये इंसान तो हमको देख रहा है, अगर हमको देख लेगा तो हमें पनिश कर देगा। इस वजह से वहाँ का जो जेल का माहौल है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा बेहतर बनता गया, क्योंकि हर कोई सोचता था कि उनको ही देखा जा रहा है। इस वजह से वो लोग डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप को काम कर रहे थे और रह रहे थे। यही अगर हम डिसिप्लिनरी पावर की एग्जांपल ले तो आजकल जो हमारा सीसीटीवी का सिस्टम है, हम हर जगह पर सीसीटीवी देखते हैं, सीसीटीवी कैमरास देखा जाता है, ये एक डिसिप्लिनरी पावर है। यहाँ पर आपको ये दिखलाया जाता है कि आप समझते हो कि आपको हर वक्त कोई नज़र में रख रहा है, इस वजह से आप डिसिप्लिन वे में रहते हो। नहीं तो अगर सीसीटीवी नहीं रहता तो आजकल जो चोरियां कम हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। यहाँ पर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट में जाकर देखो तो बहुत सारे फेक सीसीटीवी कैमरास भी मिलते हैं। यानी कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, आप अगर घर में बाहर लगा के रखोगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनके सर्वेलेंस में हो, यानी कि वो जो लोग हैं वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। इस वजह से इस तरीके से हमारा जो डिसिप्लिनरी पावर है ये काम करता है। ये हमारा नॉलेज को भी कंट्रोल करता है और हमें सर्वेलेंस में भी मदद करता है। फिर इससे भी और एक डेंजरस पावर है, वो है बायो पावर। बायो पावर बेसिकली हमारा जो पूरा ऑल ओवर लाइफ का एस्पेक्ट है इसको कंट्रोल करने की बात की जाती है। यहाँ पर हम किस तरीके से रहेंगे, हम किस तरीके से जिएंगे, हमारा जो बायोलॉजी है इसको भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बायो पावर की एग्जांपल लें तो हमारा जो आधार कार्ड का सिस्टम है इंडिया में, ये एक बायो पावर का ही सिस्टम है। यहाँ पर आपसे आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है सारे चीज़ें लिया गया है। यानी कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका फिंगरप्रिंट, आपका बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं जैसे फिंगरप्रिंट, आई का जो स्कैन, रेटिना का स्कैन, ये सारे चीज़ें आपसे लिया गया है। यानी कि ये सारे चीज़ें आप उनके पास है, वो आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आपके एरिया में किस तरीके का लोग है ये सारे चीज़ें उनको पता है। आप अपनी बायोलॉजी को अब सीक्रेट नहीं रख सकते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट से आपका जो डिटेल है आप अब इसको सेफ नहीं रख सकते हैं। इसको ही कहा जाता है बायो पावर, यानी कि लोगों के बायोलॉजी को टोटली कंट्रोल करना। अगर इसका थोड़ा और एक्सट्रीम हम एग्जांपल लें तो हिटलर का जो कैंप था जहां पर लोगों को रखा जाता था, उनके जो फौजी थे ये सारे लोग बहुत ही उनसे कंट्रोल्ड थे। वो जिस तरीके से चाहते थे उनको उसी तरीके से करना होता था। ये भी एक बायो पावर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखते हैं डिस्कोर्स के बारे में। डिस्कोर्स मिशेल फोको का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्होंने डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मिशेल फोको को बहुत बार फादर ऑफ डिस्कोर्स थ्योरी भी कंसीडर किया जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग इनको फादर ऑफ डिस्कोर्स थ्योरी भी कहते हैं। अब डिस्कोर्स क्या है? डिस्कोर्स बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हमारा नॉलेज और उसका मीनिंग को समझाया जाता है। मिशेल फोको ने डिस्कोर्स को डिफाइन करते हुए कहा था, डिस्कोर्स इज ए हिस्टोरिकली contingent social system, any type of activity of communication and
रिप्रेजेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग अबाउट रियलिटी। यानी कि डिस्कोर्स किसी भी एक टाइम पीरियड पे एक अलग सोशल सिस्टम है। वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वहाँ पर लोग किस तरीके से एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, उस टाइम पीरियड के उस चीज़ को, उस रियलिटी को कहा जाता है डिस्कोर्स। यहाँ पर उन्होंने मिशेल फोको ने पॉपुलर डिस्कोर्स के ऊपर भी काम किया था। यानी कि किसी भी एक जगह पर जो भी चीज़ पॉपुलर है उस टाइम पीरियड पे उसको भी बताया जाता था। यहाँ पर डिस्कोर्स इज द ऑनगोइंग डिबेट नॉलेज सिस्टम विद इन द पीपल। यानी कि किसी भी एक टाइम पीरियड में वहाँ पर किस तरीके का नॉलेज सिस्टम चल रहा है, लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसको ही डिस्कोर्स कहा जाता है। यानी कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा है कि किंग के पास जो पावर है, ये लोग उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड का डिस्कोर्स है। हमारा आज के टाइम पीरियड में हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम आजकल हमारी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हम आजकल हमारे आधार के बारे में ज़्यादातर बात कर रहे हैं। तो आज का सिस्टम जो है, यहाँ पर हमारा पॉपुलर जो डिस्कोर्स है वो है हमारा आधार। और इसके साथ साथ आजकल हम इंडिया में जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो बातें हैं वो रिलीजन को लेके हो रही है। यानी कि आज के टाइम पीरियड पे ये रिलीजन पॉपुलर डिस्कोर्स है। अगर हम 25 साल बाद देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आज का जो सिस्टम है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे शायद ना बात करें। इसको ही डिस्कोर्स कहा जाता है। अब डिस्कोर्स को समझने के लिए हमें एपिस्टेम को समझने की भी ज़रूरत होती है। ये जो एपिस्टेम है, एपिस्टेम बेसिकली एक फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज है दैट शेप्स आवर डिस्कोर्स। यानी कि ये एक फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज है, जिस तरीके से हमारा नॉलेज बनता है इसको ही कहा जाता है एपिस्टेम। ये रिलीजन में भी हो सकता है, रिलीजन का नॉलेज भी हो सकता है, या फिर साइंटिफिक नॉलेज भी हो सकता है। किसी भी तरीके का नॉलेज, किसी भी तरीके का फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज को हम एपिस्टेम कहते हैं, और ये हमारा डिस्कोर्स को बहुत ज़्यादा शेप करता है। अब देखते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब आर्कियोलॉजी जो वर्ड है ये बेसिकली क्या है? ये है पुरातत्व। यानी कि हमारा जो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री को समझते हुए हमारी जो नॉलेज सिस्टम है इसको अगर समझे तब इसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फूको का जो आर्कियोलॉजी है ये ऑर्गेनाइजेस द डॉक्यूमेंट, डिवाइड्स इट अप, डिस्ट्रीब्यूट्स इट, ऑर्डर्स, अरेंजेस it in labels, establishes series, distinguish between what is relevant and what is not, discovers element, defines, unites, describes relations। यानी कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है? हमारा हिस्ट्रिकल जो चीज़ें हैं ये सारे चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली एक हिस्ट्रिकल मेथड है जहाँ पर पास्ट सिविलाइजेशन को स्टडी किया जाता है। यहाँ पर हमारा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में भी बात की जाती है, उसको समझा जाता है, और उस तरीके से हमारा नॉलेज सिस्टम किस तरीके से बना है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि हमारा फ्यूचर में जो भी इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन के द्वारा किस तरीके से हमारे पास नॉलेज आके पहुँचा है इसको समझाया जाता है। इसको ही उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा था। फिर है जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज। अब जीनियोलॉजी ऑफ पावर। मिशेल फोको ने पावर को समझने के लिए पहले आर्कियोलॉजी यूज़ किया था, फिर उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करते हुए जीनियोलॉजी पे आए थे। अब जीनियोलॉजी क्या है? जीनियोलॉजी यानी कि जीनियोलॉजी को हम वंशक्रम भी कह सकते हैं। ए लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेसेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम एन एंसेस्टर। यानी कि हमारा जो एंसेस्टर है, जो भी हमारे वंश है, उनके पास से हम जब पावर लेके आगे बढ़ते हैं, इसको कहा जाता है जीनियोलॉजी। अब यहाँ पर जीनियोलॉजी का सिर्फ हमारा वंशक्रम नहीं है, हमारा जो पूर्वज है उनकी बात की जा रही है, उनसे हम किस तरीके से पावर आज की टाइम पीरियड पे लेके आए हैं, इसको कहा जाता है जीनियोलॉजी। यानी कि जीन्स के द्वारा चीज़ों को आगे बढ़ाना, वंशक्रम में चीज़ों को आगे बढ़ाना। अब ये जो जीनियोलॉजी है, जीनियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली है फ्रेडरिक नीट्स का, लेकिन इसको मिशेल फोको ने भी यूज़ किया था। अब जीनियोलॉजी
बेसिकली इसको हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जीनियोलॉजी इज अ वेरी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, ए वेव ऑफ linking historical contents into organized and ordered trajectories that are neither the simple unfolding of their origins nor the necessary realization of their ends। यानी कि ये एक क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल कॉन्टिजेंट है, यानी कि हिस्टोरिकली एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान तक किस तरीके से आके पहुंचा है जीन के द्वारा, इसको समझाया जाता है जीनियोलॉजी में। और उन्होंने पावर को समझने के लिए, पावर रिलेशन को समझने के लिए, हमारा मॉडर्न डे में जो पावर काम करता है इसको समझने के लिए उन्होंने जीनियोलॉजी का यूज़ किया था कि हमारा पावर रिलेशन से किस तरीके से बन रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, इसके लिए उन्होंने जीनियोलॉजी ऑफ पावर का यूज़ किया था। अब देखते हैं हमारा जो पावर है ये बेसिकली दो फॉर्म्स में हम इसको समझ सकते हैं। हमारा आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में हम पावर के रिलेशन को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है हमारा बॉडी पॉलिटिक्स और दूसरा है हमारा बायो पॉलिटिक्स। अब जो बॉडी पॉलिटिक्स है ये बेसिकली एक ऐसा पॉलिटिक्स है जहाँ पर हमारा ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, इसको डिसिप्लिन वे में रखा जाता है, इसके गोल्स को भी कंट्रोल किया जाता है कि किस को क्या गोल हम अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल किया जाता है, इसको कहा जाता है बॉडी पॉलिटिक्स। फिर होता है हमारा बायो पॉलिटिक्स। बायोपॉलिटिक्स यानी कि यहाँ पर हमारा बायोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पर उसका हेल्थ, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे चीज़ें को, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कंट्रोल किया जाता है। हमारा जो आज का दौर है ये है बायोपॉलिटिक्स का दौर। यानी कि यहाँ पर आपका कितने बच्चे होंगे ये सारे चीज़ें कौन तय करता है? ये सरकार तय करता है, जिसके पावर है वो तय करता है। आपका हेल्थ किस तरीके से होगा, आपका हेल्थ को शेप करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और भी बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। जो लोग पावर में हैं उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आजकल का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है वो बायोपॉलिटिक्स है। आपका जो फिंगरप्रिंट, फिर आई रेटिना का स्कैन, आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन आजकल गवर्नमेंट के पास होती है। यानी कि ये बहुत ही एक बायोपॉलिटिक्स का दौर है जहाँ पर आपके बायोलॉजी का कंट्रोल किया जाता है, आपको उनके हिसाब से ही रखा जाता है। अब देखते हैं पैनोप्टिकन के बारे में। पैनोप्टिकन बेसिकली एक जेल का मॉडल है। यहाँ पर इस चीज़ को जेरेमी बेंथम ने कहा था। जेरेमी बेंथम ने पहले पैनोप्टिकन का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक जेल है जहाँ पर जेल को इस तरीके से बनाया गया है, एक सर्कुलर मोशन में रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर में एक टावर है, इसके इर्द गिर्द जो बाकी रूम्स है, इस वजह से हर कोई समझता था कि हमें देखा जा रहा है, यानी कि हमें सर्वेलेंस में रखा गया है। इस वजह से हर कोई डिसिप्लिन में रह रहा था और यहाँ पर इस वजह से, इस पैनोप्टिकन मॉडल के वजह से लोगों को डिसिप्लिन में रखना बहुत ही आसान हो गया था। अब ये जो पैनोप्टिकन का कॉन्सेप्ट है इसको ही मिशेल फोको ने यूज़ किया था। अब मिशेल फोको ने इस पैनोप्टिकन मॉडल का यूज़ कहाँ किया था? इन्होंने पैनोप्टिकन मॉडल का यूज़ हमारे मॉडर्न सोसाइटी में करने की बात की थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर हमारे मॉडर्न सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखना है, अगर उनको फिजिकली हार्म ना किए बगैर हमें उनको डिसिप्लिन में लाना है, तो हमें ये पैनोप्टिकन मॉडल का यूज़ करना है, जो हम आजकल बेसिकली सीसीटीवी के हिसाब से देखते हैं। यानी कि जिस जगह पर आप लोग सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पर क्राइम रेट आजकल बहुत कम हो गया है। इस वजह से आप लोग देखोगे कि दिल्ली में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ये किस वजह से लगाया गया है? ये बेसिकली लोगों के सर्वेलेंस करने के लिए लगाया गया है और इसके वजह से लोगों के मेंटलिटी के ऊपर भी एक इफेक्ट होता है कि हर कोई सोचता है कि अरे मुझे तो अब 24 घंटे देखा जा रहा है, तो मुझे कोई क्राइम नहीं करना है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। अब पैनोप्टिकन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं?
A panopticon is a structure that gives officials the possibility of complete surveillance। यानी कि पैनोप्टिकन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर किसी भी एक ऑफिशियल को या फिर किसी भी एक इंसान को बाकी सारे लोगों को सर्विलेंस में रखने की इजाज़त देता है, उनको देखने की इजाज़त देता है, उसको पॉसिबिलिटी देता है, जैसा हमारा आजकल का सीसीटीवी कैमरा। हम आजकल एक और की इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग देख सकते हो, अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे फेक सीसीटीवी कैमरास मिलते हैं। अब फेक सीसीटीवी कैमरास का मतलब क्या है? हर कोई इंसान ये फेक सीसीटीवी कैमरा खरीदता है, बहुत सारे लोग, मैंने भी मेरे एरिया में देखा है कि फेक सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, ये काम कुछ नहीं करता, लेकिन जो भी लोग हैं उनको समझ में आता है कि अरे हमें तो नज़र रखा जा रहा है, तो वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन वे में आजकल एक्ट कर रहे हैं। इस वजह से मिशेल फोको ने ये पैनोप्टिकन का जो मॉडल है ये मॉडर्न सोसाइटी में यूज़ करने की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को ऑब्जर्व किया जाए, सर्विलेंस में रखा जाए, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगा, लोग और बेहतर काम करने लगेंगे और हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो भी करेगा इस वजह से। फिर हम देखते हैं गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट। मिशेल फोको ने पहली बार गवर्नमेंटलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। गवर्नमेंटलिटी बेसिकली है क्या? गवर्नमेंटलिटी एक आर्ट ऑफ गवर्नेंस है, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी जगह पर गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगा ये भी एक कला है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, लोगों का मेंटलिटीज किस तरीके से है इसको कंट्रोल करना पड़ता है, लोगों को रैशनल वे में मोबिलाइज करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके लोगों को इकट्ठा रखा जाता है और गवर्नमेंट की तरफ उनको एक अच्छा डिसिप्लिन वे में बिहेव करने के लिए मजबूर किया जाता है। यही है हमारा गवर्नमेंटलिटी। गवर्नमेंटलिटी की बात मिशेल फोको ने ही कहा था और उन्होंने 1977 से लेकर 1984 के बीच में इस गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था और इसको ही वहाँ पर उन्होंने डेवलप किया था। अब मिशेल फोको जो है वो एक पॉलिटिशियन भी है, इस वजह से वो गवर्नमेंटलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब अगर हम गवर्नमेंटलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंटलिटी कैन बी अंडरस्टूड एट द ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिसेस थ्रू व्हिच सब्जेक्ट्स आर गवर्न्ड। यानी कि लोगों को गवर्न करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, यानी कि जिस तरीके से टूल्स, टेक्निक्स, रैशनैलिटीज़ या फिर मेंटलिटीज़ लोगों के अंदर इम्पोज किए जाते हैं, ये सारे चीज़ें एक गवर्नमेंटलिटी का ही पार्ट है। अब ये गवर्नमेंटलिटी का कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। मैंने आज के क्लास में मिशेल फोको के जो भी कॉन्सेप्ट है इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके कमेंट्स के द्वारा, आपके शेयर्स के द्वारा, लाइक्स के द्वारा ही मुझे बूस्ट मिलता है आगे की क्लासेस करने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके मैं ऑथेंटिक मटेरियल्स प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए आपका हेल्प भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।